अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तहसील जाम और सहाफ़त के BA JMC के थर्ड सेमेस्टर के तलबा का हम आज की क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमें उम्मीद है कि आप ऑनलाइन असबाब से भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे और आपके जो भी सवालात हैं, जब भी आप महसूस करते हैं आधी रात को, जैसे कश्मीर के बाद हमारे जो तलबा हैं वो रात में डाउनलोड करते हैं वीडियो को और दूसरे दिन उसको देखते हैं, तो अगर आप आधी रात को ये महसूस करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल आया है, कुछ डाउट है, तो आप उसी वक्त अपने उस सवाल को गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम उन सवालों का, उन डाउट्स को क्लियर करने का ज़रूर कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे या अपने अगले सबक में हम आपके उन सवालात का जवाब देंगे। अजीज तालिब इल्मों, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज डू रीड at least 2 newspapers, right? Because we are learning, reporting and editing a subject, a paper which is practice based. The more you do practice, I hope that you will learn a lot. And by making mistakes only, I think you can learn. Yes, it is true that the practical field, the industry is the best place to learn. जी अजीज तालिब, वो रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा पर्चा है जिसके मुताल्लिक हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस से पहले आपसे जो इब्तदाई तौर पर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मुतालबा है, वो ये है कि आप जो मौका आपको लॉकडाउन के सबब, रेगुलर क्लासेस नहीं होने के सबब घर पर रहने का मिल रहा है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अभी पिछले दिनों जब यूनिवर्सिटी में जो PhD के और जो एंट्रेंस बेस्ड जो कोर्सेज हैं दाखिले के लिए, कुछ तलबा से मुलाकात हुई और हमने उनसे यही पूछा कि भाई आपके जो पिछले महीने का अरसा था, मार्च से लेकर अब तक आपने क्या चीज़ उसके दौरान बहुत मिस की। तो बोले कि सर हम घर पर बैठकर कुछ सीख नहीं सके। फिर क्या किया, तो बोले कि अर्तगरुल गाजी देखते रहे, यूट्यूब पर कुछ फिल्में देखते रहे या फिर नेटफ्लिक्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम देखते रहे। तो मेरे हिसाब से अजीज बच्चों, ये हमारे लिए बड़ा, देखा जाए तो मसला नहीं बल्कि हम इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी तस्वुर कर सकते हैं कि हम इस अरसे के दौरान जहां पर हमें रेगुलर क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी आना नहीं है, अपने ही घर पर बैठकर लेसन देखना है, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो एक्टिविटी है, अपना जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़ेंगे, एक नहीं 2 अखबार पढ़ेंगे। अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नोट कर लें, डिक्शनरी को रिफर करें, नए अल्फाज का अपना जखीरा जो है वो बनाएं। वोकैबुलरी में जब आपके इजाफा होगा तो आप ज्यादा आसानी के साथ मुख्तलिफ जबानों को सीख सकते हैं, तर्जुमे का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बेशतर मौजूद है, पिछली क्लास का भी जो मौजूद था कि कैसे हम गैर जानिबदाराना अंदाज में रिपोर्ट बनाएं या रिपोर्टिंग करें, तो रिपोर्टिंग की जब बात कर रहे हैं, एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं कि भाई आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं होते। और अखबारात में भी एक ट्रेंड है कि भाई गांव देहात में अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद है, ऐसा कोई नौजवान है, ऐसा कोई टीचर मौजूद है जो हमें लिखकर भेज दे वहाँ की अगर कुछ इंपॉर्टेंट खबर है तो हम उस खबर को ले लें। अब टीचर को पता नहीं होता है कि वो गांव देहात का टीचर है, तो और उसको जो पेमेंट का भी है, इब्तिदा में ये ट्रेंड था कि भाई जितने अल्फाज, जितने शब्दों पर उसकी रिपोर्ट होगी, शब्दों के हवाले से उसको पेमेंट हुआ करता। तो वो रिपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए, ज्यादा कमाई हासिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट को तवील बनाता था। वो ये मतलब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उससे ये काम हो जाता था। तो अब सब एडिटर की जिम्मेदारी बढ़ जाती थी कि भाई वो उसको एडिट करना है। तो ये एडिटिंग का भी काम, बाद वक्त एडिटिंग के दौरान भी सब एडिटर से दिलचस्प चूक हो जाती है। तो इस पस मंजर में आपको क्या करना है, अखबार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से ऐसी गलतियां हैं जो अखबार में आप नोट कर रहे हैं, जिनको आपको जब मौका मिलता है तो आप बतौर सब एडिटर उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम जो आज के क्लास में जो टॉपिक पर, जो सब्जेक्ट पर बात कर रहे थे, वो भी रिपोर्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। वो मौजू है कि रिपोर्टिंग का एक जो खास तौर पर जो आम आवाम में भी इस तरह का जो रुझान पकड़ गया, ट्रेंड
जो आम हो गया है वो ये है कि जहाँ पर भी वो कोई रिश्वत का मामला देखते हैं, कोई गैर कानूनी काम देखते हैं, तो फौरी तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन से उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होता है, मैं वो बन सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ। यकीनन आम आवाम के तलबा के हाथ में भी, अब आप लोगों के हाथ में भी जो कैमरा आ गया है, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप किसी चीज़ को, किसी वाक़े को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या आपको जो मिलने वाले अवसर है उनसे आप सही फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या आप फेसबुक लाइव का इतना बड़ा ऑप्शन दिया है? आपको मालूम है, हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जब जर्नलिज्म का कोर्स करते थे तो उस वक्त 96-97 में उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट का अपना कोई कैमरा नहीं होता था। और इवन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इब्तिदा में जो पहले बैच के लिए जो वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग का मामला था, तो बाहर से कैमरे को हायर किया गया था। और बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आज भी डिपार्टमेंट का अपना प्रोफेशनल जो कैमरा है वो नहीं होता, लेकिन हमारे पास आपके अपने मोबाइल फ़ोन से जो है आप लाइव दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ज़माने में हमें पहले से सारी स्टोरी बोर्ड तैयार करना होता था, तब कहीं जाके हम कैमरा देख सकते थे कि कैमरे को हायर किया गया और फिर जिस कंपनी से जिन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वीडियो शूटिंग का, वो आते थे अपने साथ, वो लाइटिंग का और 10 तरह की जो है उनके अपने मसले मसाइल हुआ करते थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग अपना फेसबुक के पेज को ही जो है तो आप लाइव किसी भी प्रोग्राम को लाइव नशर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब का आपका जो चैनल है उस चैनल पर आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। हाँ, बाज़ तलबा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सभी तलबा एक ही कोर्स कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा, पढ़ने के लिए आए हैं और हम यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, और पढ़ाने में मैं इस अंदाज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तरजीह देता हूँ कि आपको मैं समझाऊँ, और जो चीज़ें आपकी समझी हुई होती हैं वो आसानी से भुलाई नहीं जाती, और आप आगे चल के एक ऐसी इंडस्ट्री में ही काम करने जा रहे हैं जहां पर आपको अपनी हाजिर दिमागी से, अपनी चुस्ती से, अपनी फुर्ती से अपना नाम भी कमाना है, और आपको रोज़ाना की बुनियादों पर जो चैलेंजेस दरपेश होंगे उन चैलेंजेस का भी आपको सामना करना है। तो ये ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के हवाले से जो आम कॉन्सेप्ट आवाम के जहनों में भी और बहुत सारे तलबाए सहाफ़त के जहनों में भी है कि हम कोई हिडन कैमरा लगा लेंगे, बटन में कैमरा होगा, उससे हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का जो मौजूद है, जो सब्जेक्ट है, वो इतना आसान नहीं है कि आप कोई कैमरा कहीं पर हिडन कैमरा मिल जाए और आप अब तो कैमरों की जो नई नई अक़साम सामने आ गई है, मतलब हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, हम मोबाइल फ़ोन का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आप लोगों के जेबों में अब मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि वो चलता फिरता आपका समझिए कि पूरा एडिट सूट है। उसमें आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वीडियो रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें आप कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं, कैप्शन डालना चाह रहे हैं वो भी आप काम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते आप? तो क्या आपको इस कोर्स में दाखिले के बाद आपके अंदर वो चाहत पैदा हुई है? और टीचर यही चाहता है कि आपके अंदर का जो स्पार्क है, आपके अंदर की जो चाहत है, आपके अंदर की जो दिलचस्पी है वो निखरे, वो बाहर निकले और आप इस शोबे में, इस फील्ड में नाम कमाएं। क्यों? कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी तकमील के बाद तालिब इल्म रास इंडस्ट्री में नौकरी हासिल करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए जा सकता है। वो इस काबिल हो सकता है कि इंडस्ट्री में जाके अपने पैरों पर खुद खड़े हो, अपने लिए जॉब तलाश सकें बनिस्बत दूसरे कोर्सेज। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट अगर आप मुझसे पूछें जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देता है तो वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। क्यों? B.Ed, B.Ed, M.Ed ये सारे कोर्सेज करने के बाद, और 2004 में जब से कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ऑन कैंपस रेगुलर कोर्सेज का आगाज हुआ है, उसके बाद से लेकर आज तक देखिए तो सबसे ज़्यादा उर्दू यूनिवर्सिटी के किसी शोबे ने लोगों को, बच्चों को रोजगार से जोड़ा है तो वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट की फहरिस्त बनती है उसमें शोबे तहसील और सहाफत का भी नाम आता है। क्यों? कि हमारे पास में बेशतर तलबा जिन्होंने टीचर की बातों को सुना, संजीदगी से सीखा और ये जो अवसर मिला है इससे फ़ायदा उठाया है, वो आज
आप शहर हैदराबाद के किसी भी अखबार में देख लीजिए या इंडिया के किसी भी बड़े उर्दू के टेलीविजन चैनल को देखिए, बल्कि हिंदी चैनल में भी हमारे जो 500 बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। बाद बच्चे अपने यूट्यूब चैनल का हमें भी चला रहे हैं, बाद फेसबुक पेज चला रहे हैं। तो हर आप मीडिया के बड़े इदारे में हैदराबाद देश जो है उसमें आप देखेंगे कि हमारा 500 बच्चा वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ आपको समझनी है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई खुफिया कैमरा गुप्त यंत्र लगाकर किसी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लें और किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर लें। सिर्फ यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, आप RTI कानून हक़ मालूमात का भी इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से हिंदी के एक पत्रकार हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर RTI के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सरकार से इंफॉर्मेशन ली और फिर उसको बाद में रिपोर्ट की शक्ल में अखबार के लिए शाया किया। तो आप RTI जैसे जो एक शहरियों का जो हथियार है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख लीजिए, अंग्रेज़ी के कई एक ऐसे खबर रसां इदारे हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर RTI के ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं और फिर उन मालूमात की बुनियादों पर बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्टिंग भी करते हैं। क्या आप बतौर तालिब इल्म ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए RTI को कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है सो रिपोर्टें इस ज़िमन में जो है सो देखी जा सकती हैं। खुद शहर हैदराबाद में ऐसे कई रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर RTI का इस्तेमाल करते हुए पहले इंफॉर्मेशन हासिल की और फिर उसको बाज़ाब्ता तौर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के तौर पर उसमें मुस्तनद आदद शुमार के साथ रिपोर्टिंग भी पेश की। कैसे हम इसको प्लान करें? दो चीज़ें हैं, आप किसी दूसरे अखबार में, दूसरे वेब पोर्टल पर, दूसरे चैनल पर चलाई जाने वाली एक खबर से भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का एक हिंट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू जो मैंने रिकॉर्ड किया था, उस इंटरव्यू के दौरान शहर हैदराबाद की एक NGO से जुड़े हुए बड़े जो नामी गिरामी शख्स थे, उन्होंने कहा था, और इंटरव्यू जो हो रहा था वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक NGO की तंजीम का हो रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हैदराबाद की NGO के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ इशारा कर कहा कि भाई हमारे साथ अमरनाथ यात्रियों के लिए हमने जो वहाँ पर मुहिम चलाई थी, जो जद्दोजहद छड़ी थी, उसमें आपके शहर हैदराबाद से ये साहब भी शामिल थे। अब हुआ ये कि जब हमने वो उनका इंटरव्यू फाइल किया तो इंटरव्यू में ये बात भी शामिल रखी कि भाई शहर हैदराबाद से, अब जो शहर हैदराबाद के जो साहब NGO के जिम्मेदार थे वो इत्तेफाक से मुसलमान थे। और फिर अखबार में जो सब एडिटर था उसको सबसे ज़्यादा अहमियत यही लगा कि शहर हैदराबाद का एक NGO का जिम्मेदार वो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के हवाले से चलाई जाने वाली किसी स्ट्रगल कमेटी में पेश रहा, तो उन्होंने उसी को सुर्खी में लगा दिया कि शहर हैदराबाद के फलां साहब अमरनाथ यात्रियों के लिए चलाई जाने वाली जो जद्दोजहद थी उसमें वो पेश थे। जैसे ही वो उर्दू अखबार में खबर शाया हुई तो फौरी वो NGO के जो साहब थे बोले कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो बिल्कुल अपने उस चीज़ से मुकर गए। फौरी उन्होंने जो सो अपनी तंजीम की तरफ से, अपने NGO की तरफ से एक वजाहती बयान जारी कर दिया। फिर अखबार के एडिटर को भी फ़ोन किया, फिर इत्तला मिली और वो एडिटर जो जिम्मेदार थे वो मुझसे पूछने लगे कि भाई वो तो मना कर रहे हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? अब मसला ये था कि मेरे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन जिससे मैंने इंटरव्यू किया था जो कि जम्मू कश्मीर से आए थे, वहाँ के NGO के जिम्मेदार थे, उनका फ़ोन नंबर और कार्ड मौजूद था। मैंने क्या किया, अब मैंने उनको, हालांकि ये स्टोरी छप चुकी है, अब मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ अगले दिन। फ़ोन करने के बाद मैं उनसे अपना तारुफ पेश कर रहा हूँ कि मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी शहर हैदराबाद में मैंने आपसे इंटरव्यू किया था। जी बताइए, वो बोले। और अब मैं उनसे जो फ़ोन कर रहा हूँ उनकी सारी फ़ोन की जो बातचीत है वो बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कि हमने अपने ऑफिस में इस बात के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त ली थी, उनसे कहा था कि भाई आप हमें रिकॉर्डर भी प्रोवाइड कीजिएगा, तो वो रिपोर्टर्स के लिए वो फैसिलिटी थी। तो अब ये एक स्टोरी छप चुकी है, उस स्टोरी का रीजॉइंडर एक साहब भिजा रहे हैं। अब एडिटर हमसे सवाल कर रहा है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने फला साहब ने ये रिपोर्ट में ये बात कही है। अब मैं उनसे ही दोबारा वो कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा का इसमें अखलाकी नज़र से सवाल उठते हैं
کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایسا تجربہ کیا اور ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے کچھ اچھا تجربہ کریں, کچھ اور بہترین کام کریں. اب میں ان سے ایسے بات کر رہا ہوں کہ ان کو تاثر یہ جا رہا ہے کہ ابھی وہ انٹرویو ان کا پبلش نہیں ہوا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھا کہ سر آپ کے انٹرویو کو میں فائنل کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے دہراؤں گا جو میں نے لکھی ہے, آپ ان کو کنفرم کرتے ہیں تو یس بولیے گا, آپ ان کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں تو بتائیے کہ بولیے گا کہ آپ یہ چیزوں پہ اتفاق نہیں کرتے, ان چیزوں کو نکال دیا جائے. تو 2-3 باتیں میں نے پوچھی. اس میں یہ بھی پوچھا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ حیدرآباد کے فلاں صاحب جو NGO کے ذمہ دار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ امرناتھ یاترا کی جو مہم وہاں پر چھڑی گئی تھی اس میں وہ شامل تھے. انہوں نے کہا جی بالکل شامل تھے. اس طریقے سے میں نے 2 سوال پہلے, 2 سوال بعد میں, اور بیچ میں جو اصل والا میرا سوال تھا وہ رکھا اور ریکارڈ کر لیا. اب وہ ریکارڈنگ میرے پاس آ گئی. اس کے بعد میں اس ریکارڈنگ کے ساتھ جو ہمارے رپورٹنگ کے انچارج تھے ان کو وہ ریکارڈنگ سنوا دی کہ بھائی یہ دیکھ لیجیے, اب میں آپ کو پروف دے رہا ہوں. تو بعض دفعہ رپورٹر کو ایسے یہ مجھے کلاس میں نہیں سکھایا گیا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ سبق نہیں ہے, یہ مثال ہے. اس مثال سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے, بنیادی طور پر ایک صحافی کا دماغ چاہیے. آپ کو جو دائرے کار میں بند رہنا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو جانکاری ہے, اور اس کے بعد آپ جا کر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا جو موضوع ہے اس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. آج کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے تو ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کرونا کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نفع والا علم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.